Hello everyone, welcome to Archimedes Maths. My name is Ayush and I am from IIT Kharagpur and I will be helping you out in solving the questions for RIMC Entrance Exam June 2025. तो बच्चों आपका जून 2026 का एग्जाम 2 महीने में आने वाला है। तो आपको लास्ट 2 to 3 years के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका रिगरसली सॉल्यूशंस अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और साथ ही मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने आपको देने चाहिए। जो जून 2025 का पेपर है उसको हम एक्सटेंसिवली गो थ्रू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखेंगे और क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट सेज दैट सविता वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. शी बॉट इट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30 रुपीज लेस बट स्टिल शी गेन 20%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच? तो वो ये कह रही है कि सविता को वॉच सेल करनी है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि जो कॉस्ट प्राइस वॉच की है वो एक्स है। ठीक है, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100 यानी सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आपका 1 + 20/100 हो जाएगा और उसको हम x इंटू 120/100 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग अनदर केस। उसमें क्या है, इफ शी लाइक बाइज इट 10% लेस, तो जो सीपी हो जाएगा वो आपका 90% हो जाएगा। तो यानी 90/100 इंटू एक्स हो जाएगा। एंड सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज लेस, तो जो नया सीपी होगा वो ओल्ड सीपी का 30 रुपीज कम होगा। तो यानी 120/100 इंटू जो एक्स है माइनस 30, ये आपका न्यू एसपी हो जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि स्टिल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% ही है। कॉस्ट प्राइस कम कर दिया, सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो अभी भी सेम ही है। तो यानी प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एसपी कितना है? एसपी है आपका 1.2x, इसको मैं 1.2x लिख सकता हूँ, माइनस 30। तो ये तो मेरा हो गया एसपी माइनस सीपी। सीपी आप 0.9x है तो इसको 0.9x लिख देते हैं अपॉन सीपी। सीपी 0.9x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20। पहले तो इसको काट देते हैं, ये 5 आ जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3x माइनस 30 अपॉन 0.9x इक्वल्स टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 5 इंटू 0.3x तो ये आपका होता है 1.5x माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.6x इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 150/0.6। तो ₹250 आ गई आपकी x की वैल्यू। अब उन्होंने पूछा क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच और कॉस्ट प्राइस ही हमारा x है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज ₹250। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। दो केसेस दिए हैं कि पहले कुछ सीपी था फिर एसपी था, उस पर 20% मार्जिन था प्रॉफिट का, फिर उन्होंने सीपी को 10% से कम किया, एसपी को 30 रुपीज से कम किया, देन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंटैक्ट रहा विच इज 20%। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्नेल इज क्रॉलिंग अप अ वेट पोल। हर घंटे वो 4 मीटर ऊपर जा रहा है और उसके आधे घंटे के बाद वो 2 मीटर नीचे स्लाइड कर जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको 10 मीटर की पोल पर चढ़ने के लिए। तो मान लेते हैं ये आपकी 10 मीटर की पोल है, दिस इज 10 मीटर पोल। तो फर्स्ट आवर की कहानी देखते हैं। तो t इक्वल्स टू 1 के केस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर। तो लेट्स से ये 0 मीटर है, यहाँ पे हम 10 पहुंच गए, ये लेट्स से आपका 4 है, तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया फर्स्ट आवर। फिर नेक्स्ट आधे घंटे में वो 2 मीटर पीछे चला गया, यानी यहाँ पे गया, फिर 2 मीटर नीचे यानी यहाँ पे आ गया। तो नेट नेट उसने कितना ट्रेवल किया 1.5 आवर्स में? t इक्वल टू 1 में वो 4 पे था, t इक्वल टू 1.5 पे वो 2 आ गया, यानी
उसने 1.5 आवर्स में स्नेल कवर्ड 2 मीटर्स। 3 आवर्स में कितना कवर किया होगा? 4 मीटर। 4.5 आवर्स में कितना किया होगा? 6 मीटर। जब वो 6 मीटर कवर कर गया, लेट्स से वो यहाँ पे आ गया, और कितना उसने टाइम लिया इसको कवर करने में? 4.5 आवर्स। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको लिखेंगे भी। अब 4.5 आवर्स के बाद नेक्स्ट आवर में वो कवर करेगा 4 मीटर्स। तो जैसे ही उसने 4 मीटर कवर किया, वो टॉप ऑफ द पोल पहुंच गया। अब जब वो टॉप पे पहुंच गया, तो वो स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड वो इसलिए कर रहा है बिकॉज द पोल इज वेट। बट व्हेन द स्नेल रीचेज द टॉप ऑफ द पोल, देन देयर इज नो स्लाइडिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट? तो इसका मतलब इसको जो टोटल टाइम लग रहा है स्नेल को कवर करने के लिए, वो लगेगा आपका 4.5 आवर्स +1, विच इज 5.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आई गेस 7th 8th के बच्चे बहुत बार कर चुके होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप दोबारा कभी भी गलत नहीं करोगे। इसमें बस कैच ये होती है कि आपको बस ये देखना होता है कि जब वो क्लाइम कर रहा है 4 मीटर, तो हमें ऐसे लेवल तक पहुंच जाना है कि जहां से 4 मीटर जब वो कवर करे तो वो टॉप तक पहुंच जाए। तो वहां पे आपको ये स्लिप वाला कंडीशन नहीं लगानी होती। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो नेट गेन पर साइकिल है हमारा, वो 2 मीटर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, पर 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 आवर्स। ठीक है, तो 2 मीटर्स वो कवर कर रहा है 1.5 आवर्स में, 4 मीटर कर रहा है 3 आवर्स में, 6 मीटर कर रहा है 4.5 आवर्स में। और जैसे ही वो 6 मीटर से छलांग मारेगा, तो वो 4 मीटर से डायरेक्टली 10 मीटर तक पहुंच जाएगा। तो यानी उसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो 5.5 आवर्स लग रहा है। नोट ध्यान रखना, व्हेन स्नेल रीचेस द टॉप, इट डज नॉट स्लिप बैक वंस एट द टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहा है कि इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड बाय राहुल और सोहेल, दो लोग हैं। ओवरऑल 5,650, 5,650 वोट्स वर देयर। 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। 20% वोट्स में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, जिसकी वजह से वोट्स कम हो गए। जो वोट्स पोल्ड हुए उसमें 55% राहुल को मिले। तो ये पूछा जा रहा है कि सोहेल को कितने वोट्स मिले। चलो देखते हैं। तो 5,650 आपके टोटल वोट से, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 80% वोट्स ही पोल्ड हुए। तो यानी हमारे जो पोल्ड वोट्स हुए वो कितने हुए, वो निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 0.8 इंटू 5650, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4520 वोट आ रहे हैं। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं जिस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब 4520 वोट्स में से 55% किसको मिले? राहुल को मिले। और रिमेनिंग कितने हुए? 45% वोट्स, वो किसको मिले? सोहेल को, राइट? सोहेल गॉट 45% वोट्स आउट ऑफ 4520 वोट्स। कितने वोट्स हुए? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 45/100 इंटू 4520। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका 226 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 9 6 54, 523 टू 2034। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वोट्स जो पोल हुए वो है 4520। राहुल को मिले 55% ऑफ ये 2486। तो सोहेल को मिले 45%, विच इज 2034 वोट्स। ये है आपका आंसर। ये जो पीडीएफ है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक कीजिए कि पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इस पीडीएफ में आपके पास जो क्वेश्चंस है पिछले साल के जून के, वो मिलेंगे। साथ में इनका जो सॉल्यूशंस है, जो आपको एग्जाम में जिस तरीके से मेंशन करना है, ये आपको क्यूज इस पीडीएफ से डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
वो पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 913। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो हमें पता है वो क्या है, 1 2 3 4 0 लगा देंगे, ये 5 डिजिट नंबर है। इसको 913 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 913 बनता 913, इसको अगर मैं करूँ तो 7, 9 माइनस 1 8, 87 आ जाएगा, राइट। एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, रिमाइंडर आ रहा है 870। ठीक है, तो मतलब हमें 11 पे जाना चाहिए, तभी जो नंबर आएगा 913 का वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बिकॉज हम जब 10,000 से उसको कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 870, यानी ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यानी जो छोटा नंबर 1000 से नीचे डिवाइड हो रहा है वो 10,000 माइनस 870 होगा, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। बट दिस विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 913। लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए, यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, इस नंबर में 900 अगर 13 ऐड कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो 10,000 इसको अगर हम करेंगे तो 43 आएगा, तो प्लस 43 करना है बेसिकली हमें, तो ये आपका आ जाएगा 10,043। तो 10,043 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 5 डिजिट एंड इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 913। फिर से बताया तो हमने क्या किया, 10,000 हमें पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, उसको हमने 913 से डिवाइड किया तो 870 आपका रिमाइंडर आता है। तो हमने क्या किया, 10,000 में से 870 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो 913 से डिविजिबल है। बट होगा क्या, वो 10,000 से छोटा आ गया, यानी वो 4 डिजिट में आ जाएगा। 5 डिजिट चाहिए, अब मैं अगर इसमें 913 ऐड कर दूं तो मुझे 10,043 मिल जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। या फिर एक काम और कर सकते हैं, 913 इंटू 10 किया तो 9130 आया होगा, 913 इंटू 10 किया तो ये 9130 आ गया, पर ये तो 4 डिजिट है। अगर मैं 913 इंटू 11 करूं तो ये आता है 10,043, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 913, वो उसके 11 मल्टीपल है। ठीक है, तो आपका आंसर 10,043 आ जाए। यहाँ पे भी देख सकते हैं रिमाइंडर 870 आया, तो इसका मतलब 10 आपका क्वोशंट था तो आपको 11 टाइम्स जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको 5 डिजिट मिल जाएगा विच इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 913। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये आई थिंक हर कोई बच्चा कर लेगा, इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। इन्होंने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 486 है, तो यानी 6a² की वैल्यू 486 है। बस अब इसको सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी ना, तो a² की वैल्यू आ गई आपके पास 486 अपॉन 6, 81। तो यानी a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 9। अब उन्होंने बोला कि एच को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, तो a डैश नया एच मान लेते हैं विच इज a प्लस 3, यानी 9 प्लस 3 अगर आप करोगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है टोटल न्यू सरफेस एरिया बताओ आप, तो टी एस ए न्यू या डैश ले लेते हैं, तो ये 6a डैश का स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 144, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं किया, पहले 6 स्क्वायर करके ए की वैल्यू निकाली, ए डैश आपका a प्लस 3 है तो a डैश आ गया, और फिर उन्होंने नया टोटल सरफेस एरिया पूछा, उसमें फिर हमने 6a डैश स्क्वायर कर दिया, ये 864 आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम फंडा को लगाना है, आंसर आपको पाना है 864। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, आपको इसका एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। एडी 3 दे रखा है, बीसी 13 है, ए बी 8 है, कुछ तो फिगर में गड़बड़ है, राइट एंगल्ड एट ए, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एनीवेज हम इस फिगर को देख के इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इस फिगर को देख के हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। अब एरिया आपको पता है ट्रेपेजियम का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन them।
पैरेलल साइड क्या है 3 और 8, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 3 + 8, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है AB, तो AB चाहिए मुझे, AB हमारे पास नहीं है। काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू AB बना देते हैं, तो ये भी AB हो जाएगी बिकॉज एक रेक्टेंगल बन जाएगा, हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, तो इफ दिस इज AB देन दिस इज ऑल्सो AB, इसको लेट से x मान लेते हैं, ठीक है। अगर अब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये टोटल 8 था तो ये आपका 5 हो जाएगा। इस पॉइंट को लेट से मैं E बोल देता हूँ, तो CE की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, मैं उसको लिख देता हूँ, BC माइनस BE करा हमने, BC आपका 8 था, BE आपका 3 है, तो ये 5 आ गया। हम ट्राइंगल CED में ऑपरेट करेंगे, इन ट्राइंगल CED, CED में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 169 माइनस 25, यानी x स्क्वायर की वैल्यू है 144, यानी x की वैल्यू है आपके पास 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 आ चुकी है। x क्या था AB, अब यहाँ पे आप 12 रख दीजिए, तो हाफ इंटू 11 इंटू 12, तो आंसर आ गया आपके पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको x की वैल्यू 28 टू द पावर ऑफ 1/3 दी हुई है और y की वैल्यू 27 टू द पावर ऑफ 1/3 दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको क्या निकालना है, टू फाइंड आउट x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y²। अब इसको देख के कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि x² प्लस xy प्लस y² मेरा x³ माइनस y³ वाले फॉर्मूले में आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x³ माइनस y³ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है आपका x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू क्या होगी, तो 28 की पावर 1/3 था और उसका क्यूब कर रहे हैं, तो ये आपका 27 की पावर 1/3 था, उसका क्यूब कर रहे हैं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 28 ही आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा, यानी 1 आ। इसका मतलब x³ माइनस y³ की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। देयरफॉर ये जो 1 है ये आपका किसके इक्वल था, x माइनस वाई टाइम्स x² प्लस y² प्लस xy, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1/x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 1/x² प्लस y² प्लस xy, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस वाई। बस अब हमारा काम हो चुका है। हमें क्या करना है, जो हमें निकालना था उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये तो आपका x प्लस वाई ही है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 1/x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू आप x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका 2y, तो 2 इंटू वाई, वाई क्या है 27 की पावर 1/3, और 27 की 1/3 आप सबको पता है वो होता है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर 6 आ रहा है, दिस इज करेक्ट, यू कैन रेफर टू दिस सॉल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आई बिलीव, अगर आप वहाँ पे ध्यान से नहीं देखोगे कि x³ माइनस वाई क्यूब में ये आ रहा है, अगर आपने x माइनस वाई का क्यूब लगा दिया होल क्यूब या कुछ, तो गलत डायरेक्शन में आप चले गए हो, वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आंसर लाने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका मैटर करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको आएगा। ऑल राइट, बोल रहा है कि ट्राइंगल XYZ LMN दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है, ये वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है, आपको ZAB बताना है, ये वाला एंगल, और आपको कुछ एंगल दे रखा है, लेट्स से ये एंगल को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला बच्चों जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर लगा के हम निकाल सकते हैं, तो ये एंगल 55 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 75 है तो ये वाला जो एंगल है ये 60 हो जाएगा, राइट। अगर ये 60 है तो हम लीनियर पेयर लगा के ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, तो 70 135 ये आ जाएगा 45। अगर ये एंगल 45 है तो आप मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये सम 100 आ गया तो ये 80 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 80 आ, अगर ये 80 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 80 चाहिए, हो जाएगा इजी।
अब देखो हम उस ट्राइंगल में आ गए जिसमें हमें जेड ए बी निकालना है, जिसको हमने एक्स बोल दिया है। अब मुझे 80 यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, एक एक्स है जो हमें निकालना है। क्या मुझे ये वाला एंगल पता है? ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड हमारा कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, ये 60 डिग्री है, तो बस आपको ट्राइंगल जेड ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेनी चाहिए। तो ट्राइंगल जेड ए बी में आप सारे एंगल्स का सम करो, एक्स प्लस 60 प्लस 80, ये आपका किसके बराबर आ जाना चाहिए? 180 के बराबर। तो यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 180 माइनस 140 आनी चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 40 आएगी। एक्स की हमारा जेड ए बी एंगल है, तो यानी 40 आ गई। हमने स्टार्ट क्या किया, ये 65 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें 60 ये पता है क्योंकि इक्विलेटरल है, तो हमने ये वाला एंगल निकाला। फर्स्ट स्टेप में हमने ये एंगल निकाला, सेकंड स्टेप में हमने ये वाला एंगल निकाला, जैसे फर्स्ट स्टेप में निकाला ऐसे ये वाला निकाला। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 निकाला। हम बेसिकली जेड ए बी ट्राइंगल में पहुंच गए एक एंगल के साथ 80, और दूसरा एंगल हमारे पास 60 ऑलरेडी है बिकॉज वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इससे हमारा आ गया एक्स की वैल्यू 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है सॉलिड मेटलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर is melted and recast into small spherical ball each of diameter 2 centimeter. How many such balls can be made? वो कह रहा है कि एक बड़ा सा मेटलिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको हमने मेल्ट किया तो लिक्विड मेटल मिल गया होगा, और फिर हमने मोल्ड्स में डाला जिसमें छोटी छोटी बॉल्स हम इससे बना सकते हैं। हमें पता नहीं कितनी बॉल्स इससे बन रही है, वही हमें निकालना है। ये जो बॉल्स का डायमीटर है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि कितनी बॉल्स बन सकती हैं, तो मान लेते हैं कि n बॉल्स बन जाती है। तो लेट n बॉल्स बी मेड। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, एक चीज मेल्ट होके दूसरी चीज बन रही है, तो वॉल्यूम कंजर्व होना चाहिए। जितना मेटल आपका बड़ी बॉल को बनाने में लगा होगा उतना ही मेटल छोटी छोटी बॉल्स को बनाने में लगा होगा, ठीक है। तो हम पहले काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। डायमीटर 8 है तो आर आपका 4 हो गया। और एक काम और करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर भी निकाल लेते हैं। तो वो आपका हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना हो जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स आपका हो जाएगा, इसको आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, 4/3 इंटू पाई, 1 क्यूब तो 1 हो गया, ठीक है। अब जो आपका लार्जर स्फीयर है और ये छोटे छोटे स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम है ये इक्वल होना चाहिए, तो आप इक्वेट कर दो। 4/3 इंटू पाई इंटू 4 का क्यूब होता है आपका 64 इक्वल्स टू n टाइम्स जो n नंबर ऑफ आपकी छोटी छोटी बॉल्स हो गई, 4/3 टाइम्स पाई। अब 4 पाई 3 तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है 64। तो ये आपका हो गया। तो यानी इस बड़े स्फीयर से 64 छोटी छोटी बॉल्स आप बना सकते हो जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, इसमें आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इजी क्वेश्चन है ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो आर्टिकल्स जो है दे आर मार्क्ड एट अ प्राइस व्हिच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट जो प्रॉफिट है वो 12.5% पे आ गया। आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? मार्क प्राइस पे निकलता है, तो हमें पहले मार्क प्राइस निकाल लेना चाहिए और उससे फिर हमें क्या डिस्काउंट आ रहा है और उससे फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सब कुछ परसेंटेज टर्म में है, तो हम 100 से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपका ₹100, और आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 25%। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी, वो आपका कितना हो जाएगा? ₹125 हो जाएगा, कि 25% है, 100 कॉस्ट प्राइस है तो ₹125 हो जाएगा।
जब इनिशियली कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो जो कॉस्ट प्राइस है वही आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जब आपने कोई डिस्काउंट दिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो 12.5% पे आ गया। तो आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया? जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो आपका आ जाएगा ₹112.5। बिकॉज आपका कॉस्ट प्राइस तो अभी भी वही है, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, मार्क प्राइस चेंज हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका अभी भी ₹100 है। ठीक है। आपका पहले जो प्राइस पे आप सेल कर रहे थे वो आपका 125 था, लेकिन अब 125 पे ना सेल करके हम 112.5 पे सेल कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था या जिसको हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं, वो दोनों आपके 125 रुपीज थे। अब हम 125 पे सेल ना करके उसको 112.5 पे कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है वो 12.5% है। तो इसका मतलब हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्क प्राइस था 125 उससे कम पे हम सेल कर रहे हैं, विच इज 112.5, यानी कोई डिस्काउंट परसेंटेज आ रहा है। तो डिस्काउंट कितना दिया हमने? पहले जो चीज 125 पे हम सेल कर रहे थे वो अब 112.5 पे सेल कर रहे हैं, तो यानी डिस्काउंट हमारा हो गया 125 माइनस 112.5, यानी 12.5। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। आप ऐसे सोचो कि आप एक टी शर्ट खरीदने गए, ठीक है, वो पहले 200 रुपीज की थी। अब आप कल गए फिर से, तो आपने देखा अरे उसका जो प्राइस है वो तो 200 की जगह 150 रुपीज है। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 200 था, अब जो सेलिंग प्राइस है वो 150 है। तो उनका जो डिफरेंस आप निकालोगे वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस में पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 125 था, अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 112.5 है। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 12.5। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? मार्क प्राइस पे इंटू 100। ये करोगे, अब वैल्यूज रख दो बस, सिंपल। तो डिस्काउंट आपका 12.5 है। पहले आपका कितने पे मिल रहा था? मार्क प्राइस कितना था? 125। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों सेम थे, पहले कोई डिस्काउंट नहीं था, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो गए इंटू 100। तो यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10, 125 तो आपका आंसर आ गया 10%। तो इसका मतलब आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो आपका 10% है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि आप सपोज कोई चीज़ खरीदने गए, उसका जो प्राइस था वो 125 था। सिंपल। अब जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट परसेंटेज रिड्यूस कर दिया 12.5% में बाय अलाउइंग सम डिस्काउंट, जिसकी वजह से वो चीज़ का प्राइस आ गया 112.5। तो ये आपका न्यू एसपीआर, न्यू सेलिंग प्राइस। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो चीज़ पहले 125 में मिल रही थी वो 112.5 में मिल रही है, यानी डिस्काउंट कितना मिल गया? 12.5 का। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट 12.5 है, मार्क प्राइस 125 है, इंटू 100 करोगे आपको 10% मिल जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्लॉक है विच इज सेट राइट एट 8 AM। 8 बजे उसका टाइम बिल्कुल 8 बजे ही दिखा रहा है। जो क्लॉक है इट गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, यानी टाइम अगर 24 आवर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगले दिन वो कितना टाइम दिखाएगा? 8:10 दिखाएगा। तो आफ्टर 24 आवर्स टाइम शोन बाय क्लॉक कितना होगा? वो हो जाएगा 8:10 AM। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली 24 आवर्स में वो 10 मिनट्स गेन कर रही है ना? तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 1440 मिनट्स होते हैं आई गेस। तो द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 1440 एक्चुअल मिनट्स। जो एक्चुअल टाइम है 1440 का, उसमें वो 10 मिनट्स गेन कर रही है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। तो यानी क्लॉक में 1 PM दिखा रहा है, तो यानी पिछले दिन 8 PM से 1 PM क्लॉक ने कितने मिनट्स दिखाए वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 सॉरी 24 + 5 29 आवर्स। तो 29 आवर्स को आप पहले 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है,
तो देखो 1440 एक्चुअल मिनट्स में क्लॉक ने गेन किया 10 मिनट, यानी जो क्लॉक का जो टोटल टाइम कवर्ड हुआ होगा वो 1450 हुआ होगा। ठीक है, तो 1450 क्लॉक मिनट्स correspond to 1440 ऑफ एक्चुअल मिनट्स। देखो दो टाइम चल रहा है, एक जो क्लॉक की दुनिया में चल रहा है और एक एक्चुअल दुनिया में जो टाइम चल रहा है। क्लॉक की दुनिया वाला जो टाइम है वो 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चला देती है। तो इसका मतलब जब 24 घंटे पूरे हुए होंगे तो वो 1450 क्लॉक मिनट्स ट्रेवल किया होगा और एक्चुअल दुनिया 1440 मिनट्स ट्रेवल की होगी। अब हमें ये निकालना है कि 1740 क्लॉक मिनट्स हमारे एक्चुअल दुनिया में कितने मिनट्स ट्रेवल किया है और उससे हम एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 क्लॉक मिनट कितना कॉरेस्पॉन्ड करता है हमारा एक्चुअल मिनट का, वो निकाल लेते हैं। तो 1440 अपॉन 1450 आ जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है 1740 जो क्लॉक मिनट्स हैं वो हमारे कितने एक्चुअल मिनट्स के बराबर है। 1440 अपॉन 1450 इंटू 174। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 6060, 5 3 15, 5 4 20, 5 8 40, 529। ठीक है, 29 1 29, 29 1 29, 58, 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 144 इंटू 12, 12 4 48, 452, 51728 एक्चुअल मिनट्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं 1728 को। ठीक है, तो एक काम करते हैं 1728 को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वो 28 आवर्स और 48 मिनट्स हमारा एक्चुअल टाइम होगा। हमने स्टार्ट किया था 8 AM से, तो 8 AM से अगले दिन का 8 AM, तो 24 आवर्स हुआ होगा और हमें 4 घंटे और जाना है, तो यानी 12 PM हुआ होगा। तो 12 PM के बाद 48 मिनट्स हमें जाना है, तो आंसर आपका 12:48 PM हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे कभी लाइफ में, बहुत डिफिकल्ट है उस ड्यूरेशन में कर पाना। आई विल सजेस्ट ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको आपने नहीं करे हैं, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है जो आपने पहले नहीं किया है, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। और अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बच रहा है इन द एंड ऑफ द पेपर, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आफ्टर 24 आवर्स जब पूरे 24 घंटे कवर हो जाते हैं, जो क्लॉक है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखाती है, तो वो 8:10 AM दिखाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो क्लॉक है वो 10 मिनट गेन कर रही है अगर आप टोटल 1440 विच इज 24 आवर इक्विवेलेंट उतना ड्यूरेशन अगर आपने कवर कर लिया है। तो एक्चुअल में क्लॉक ने कवर कितना किया होगा, 1450 मिनट कवर किया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1450 क्लॉक मिनट, जो क्लॉक के की दुनिया में मिनट्स चल रहे हैं वो हमारे एक्चुअल दुनिया के 1440 मिनट्स हैं। ठीक है, तो यानी 1 मिनट इन द क्लॉक दुनिया वो हमारे दुनिया के 1440 अपॉन 1450 है, यानी लेस देन अ मिनट होगा। और हमें 29 आवर्स के बीच 29 आवर्स का निकालना है कि क्या वो कितना वो हमारे एक्चुअल दुनिया के मिनट्स के बराबर है। तो वो आ गया 1728, यानी 12 मिनट। अब यहां से देख सकते हो डायरेक्टली 12 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही है क्लॉक, यानी हमें 12 मिनट कम करना पड़ेगा 1 PM से, तो हम डायरेक्टली 12:48 पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे 12:48 आपको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन लग रहा है। एक रेक्टेंगुलर रूम है, इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ। बना लेते रेक्टेंगल। तो अगर उसकी जो लेंथ है 2x है, ब्रेथ आपकी x है, तो ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम विद टाइल्स एट ₹6 पर मीटर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 360। ठीक है, तो आपका जो फ्लोरिंग होगी वो आपकी बेस फ्लोर पे होगी। तो आपका जो बेस एरिया है वो कितना होगा, L/B होगा। L कितना है 2x, B कितना है x।
2x²। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹6। तो टोटल फ्लोरिंग कॉस्ट कितना आ गया? आपके पास आ गया 6 टाइम्स 2x², यानी ₹12x²। और ये कॉस्ट आपको दे रखा है 360। आपको कुछ नहीं करना, 12x² की वैल्यू 360 के बराबर कर दो, तो यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 12x² इक्वल्स टू 360। तो 30x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √30। ठीक है, इसमें ना डेसिमल्स का आंसर आ रहा है। x की वैल्यू √30 मीटर्स आ गया, यानी ब्रेड्थ आपके पास √30 आ गया, लेंथ आपका 2√30 आ गया। तो ये सब मीटर्स में। ऑल राइट। अब उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट 12 पर मीटर स्क्वायर इज 1920, और वहां पे एक दरवाजा और 2 विंडो हैं जो 10 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो आपको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो 2 × L + B आपका हो जाएगा √30 + 2√30 इंटू हाइट, हमें पता नहीं है, और इस एरिया में से हमें 10 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पेंटिंग एरिया निकाल लेते हैं। तो पेंटिंग एरिया होगा वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स विच इज 2 इंटू ये 3√30 हो जाएगा, h माइनस 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया, और इसका 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो गया? इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 टाइम्स 6√30h माइनस 10, और इसकी वैल्यू 1920 दी हुई है। तो 12 × 12, 12 6 72, 160, तो 6√30h इक्वल्स टू 170। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 170/6√30। 2 3 85। यहाँ पे आपको √30 की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेट करके फटाफट से निकालनी पड़ेगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको रूट में भी छोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर √30, 2√30 एंड 85/3√30 आएगा। यहाँ पे आएगा डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 10 है, ये 5 है, और ये 5.2 है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी कैलकुलेशन रूट में आ रही है। अब आपको उसको रूट में आप छोड़ सकते हो। अगर थोड़े से मार्क्स अगर वो काटेंगे तो बहुत मिनिमल टू मिनिमल आपके मार्क्स काटेंगे, एज लॉन्ग एज योर मेथड इज करेक्ट, बिकॉज आरएनसी गिव्स यू स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। आपने स्टेप्स अगर फॉलो करा, आपने एक एक चीज निकाली हुई है, और फाइनल आंसर आपका थोड़ा सा इधर है या दूसरी फॉर्म में है, तो आपके मार्क्स कम से कम ही कटेंगे, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो वो कह रहा है कि ON + ON + ON + ON आपका गो बना रहा है, यानी ON को 4 बार मल्टीप्लाई किया आपने तो गो आ गया, एंड ये आपका 3 डिजिट में नहीं आ रहा है, 2 डिजिट में ही आ रहा है। आपको ये बताना है कि O, G और N की क्या वैल्यूज रहेंगी। देखो, आप ON 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 इनको ऐड कर रहे हो, और आपको मिल रहा है GO। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से समझते हैं लेफ्ट साइड, O + O + O + O आपको G मिल रहा है, पता नहीं कैरी हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, बट अगर आपका O, देखो जीरो तो हो नहीं सकता, O आपका जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वो 2 डिजिट ही नहीं रहेगा, तो सवाल ही नहीं है। अब O की वैल्यू आप 1 देखो, चलो हो सकती है, 2 देखो, ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। अगर मैंने O की वैल्यू 3 रखी या 3 से बड़ी रखी O की वैल्यू, तो होगा क्या, लेट्स से मैंने 3 ले ली, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। O की वैल्यू लेट्स से मैंने 3 ले ली, तो यहाँ पे आप जो डिजिट है 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 3 3, तो ये 12 आ जाएगा। तो यानी ये जो आपका आउटपुट है, ये एक 3 डिजिट नंबर हो जाता, क्योंकि कैरी जाता आगे और 1 आ जाता, फिर यहाँ पे 1 आ जाता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसलिए जो O की वैल्यू है
वो ग्रेटर देन 3 हो ही नहीं सकती, 3 या ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ओ के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 1 होगा या तो वो 2। हमें ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है? अब एक काम और हमें मिल गया यहाँ पे, जो n+n+n 4 बार n आप करोगे, तो 4 इंटू n आपका o आना चाहिए। अब मेरे पास o जो है वो या तो 1 है या 2 है, तो हम केस बना लेते हैं, केस 1, जिसमें हमने o की वैल्यू 1 ली है। अगर o 1 है तो 4 इंटू n आपका 1 का मतलब है 11 भी हो सकता है, ठीक है? तो 1 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, यही दो ऑप्शन है। क्या n कोई ऐसे डिजिट में रख सकता हूँ जिसमें जब मैं उसको 4 टाइम्स करूँ तो वो 1 या फिर 11 आ जाए? इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब o इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 में हमने माना है o 2 बचा है, तो 4n की वैल्यू 2 आ जाए या फिर 12 आ जाए। अब n जो है वो आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर मैंने 2 मुझे लाना है तो n की मैं कोई भी ऐसी वैल्यू रख ही नहीं सकता जिससे 2 आ जाए। लेकिन क्या 12 आ सकता है? अगर मैंने n की वैल्यू 4 इंटू समथिंग क्या रखूँ कि 12 आ जाए? 3 पे मुझे दिख रहा है। आई थिंक n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। n की वैल्यू आपके पास 3 है। n की वैल्यू 3 मिल चुकी है, o की वैल्यू 2 मिल चुकी है, और उसको हम डाल के फिर हम g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो o क्या है 2 और n है 3। o है 2, n है 3, तो 23, 23, 23, यानी अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 92। इसका मतलब g आपको मिल चुका है विच इज 9, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा केसेस नहीं बने, 2 ही केसेस बने ओ के लिए, 1 और 2। हमने एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, 1 हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज़ 4 है, ना तो 1 हो सकता है, ना 11 हो सकता है। हमने ओ 2 पे गए, उस पे 2 केस बने, 2 या फिर 12, 2 रिजेक्ट किया, 12 पे आ गए, n की वैल्यू 3, और यहाँ से फिर हमने आगे g की वैल्यू निकाली। गुड क्वेश्चन। ओके, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 360 एंड 12। तो मान लेते हैं दो, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो हमें पता है एच सी एफ इंटू एल सी एम ए इंटू बी के बराबर होता है। एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो एल सी एम है आपके पास 360, एच सी एफ है 12, तो ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 12 6 72 7 4 3 2 0। अब उन्होंने हमें क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ द टू नंबर दे दी है, ए माइनस बी की वैल्यू 12 दे दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ टू नंबर निकालना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जब ए माइनस बी और ए बी दे रखा है तो मैं स्क्वायर से इजीली निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4a। तो ए माइनस बी का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4320 करो, तो यहाँ से आपका 144 आ जाएगा। 0 8 12 1 1 7 2 8 0। तो ए प्लस बी निकालने के लिए आप इसका क्या करो? स्क्वायर रूट कर दो, 17424। ठीक है, 17424 का स्क्वायर रूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 132 आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉड मास का क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बॉड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सिंपल। पहले तो हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका 9/8 हो गया, डिवाइडेड बाय 3/4 है। ठीक है, यहाँ कुछ करना नहीं है अभी। फिर यहाँ आ गए, ब्रैकेट है, 1/2 ऑफ 3/2 आ गया। ओके, फिर डिवाइड कर दिया, 3 2 6, 7/2 माइनस 5/4, यहाँ और कुछ नहीं करना, ऑफ 3/4। फिर क्या है? माइनस 3/4। फिर क्या है? डिवाइड, 4 2 8, और 1 9/4 ऑफ 3/4। ठीक है, ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते जाएंगे, और फिर ऑफ जो हमारे आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9/8 इंटू 4/3।
इसको कर लेंगे सॉल्व आगे। फिर एक ब्रैकेट हमें दिख रहा है 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 7/2 माइनस 5/4, 14 माइनस 5 9/4 आ जाएगा ये, ओके। ऑफ, फिर ये आ गया 3/4, यानी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको, इंटू 3/4 कर देते हैं क्योंकि फिर माइनस है, और माइनस फिर 3/4 डिवाइडेड बाय ये अगर हम करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर ऑफ 3/4, ओके। तो इसको करा तो 1/2 और 3/2 आ गया ये तो इधर। फिर आ गया आपका डिवाइड, ये आ गया 3/4, फिर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आपका आ जाएगा 27/16, फिर माइनस 1/3 ऑफ 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ डिवीजन होगा, ठीक है। तो 1/9 और 4, तो 4/9 माइनस 1/3 आ जाएगा, ऑफ 3/4। हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 3/2 डिवाइडेड बाय, तो 4 माइनस 3/9 यानी 1/9 आ जाएगा, और यहाँ ऑफ सॉल्व होगा तो इंटू 3/4 आप सॉल्व कर लो पहले, तो ये 1/12 आ जाएगा। 3/2 डिवाइडेड बाय 1/12, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 12 6, तो आंसर आपका आ जाएगा 18। तो स्टेप बाय स्टेप हमने किया। मॉड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। आरएमसी कभी कभी गलती करता है, एक ही क्वेश्चन दो दो बार पेपर में दे देता है। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 16 क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा, ओके। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√3, कैलकुलेट एरिया। तो अगर आपको याद है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 टाइम्स ए स्क्वायर होता है, ये आपका एरिया होता है, और जो ऑल्टीट्यूड होता है वो आपका √3/2 टाइम्स, तो आपको ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 3√3 दे रखी है, तो √3/2 टाइम्स आपने ए किया इक्वल्स टू 3√3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, और आपको निकालना है एरिया। तो एरिया होता है आपके पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, √3/4 इंटू 36 कर देना है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं ये बता देता हूँ आपको ऑल्टीट्यूड ऐसे ये आता कैसे है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, देखो मैंने तो ये याद रखा है, एरिया आपका √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और ये √3/2 इंटू साइड होता है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि बेसिकली सामने वाले के मिड पॉइंट पे भी हिट करता है, तो ये आपका a/2 आ जाता है। ये ऑल्टीट्यूड है और ये तो a ही है सब, ये आपका a/2 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा a है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, आपको तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका ये है तो ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका एच स्क्वायर है, और बेस आपका a/2 का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 आ जाता है। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यानी 3a स्क्वायर बाय 4 आएगा। ये आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू है √3/2 इंटू ए, आपकी हाइट हो गई। सिमिलर क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स 108 है, डिफरेंस ऑफ द नंबर बताना है। मैं इसमें बस आपको इक्वेशन बना के बता देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना। तो एलसीएम, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, यहाँ पे आप लिखोगे लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, और आपको पता है कि ए इंटू बी जो होता है वो एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 462 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2772 आ गई। और आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू आपके 108 है। आपको ए माइनस बी का निकालना है, तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का आपको पता है 108 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2772। इसको आप स्क्वायर करिए, फिर ए माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से आप ए माइनस बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से यही फंडा हमने लगाया, 24 आपका आंसर आ जाता है, ओके।
Question number 19. Rohit can do a work in 3 days and Raghu can do the same work in 2 days. Both of them finish the work together and get rupees 150. What is the share of Raghu? ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 1 डे का फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकाल लेते दोनों का। तो इन 1 डे रोहित डज 1/3 portion of the work and Raghu does 1/2 portion of work. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ओवरऑल ये निकाल लेते हैं कि रघु कितना काम कर रहा है। दोनों सपोज दोनों वर्क कर रहे हैं तो 1/3 पोर्शन तो रोहित कंप्लीट कर दे रहा है, 1/2 रघु कर रहा है, तो टोटल पोर्शन कितना कंप्लीट हो गया? टोटल पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो वो हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, तो 5/6 पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब टोटल जो अमाउंट है जो मिलना है वो 150 मिलना है, हमें रघु का शेयर निकालना है। तो रघु ने 1/2 पोर्शन ऑफ वर्क किया और टोटल वर्क हुआ कितना कंप्लीट? 5/6। तो ये तो आपका टोटल वर्क जो पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये जो पोर्शन है ये रघु ने किया था, तो रघु को तो उसके काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? 150 रुपीज। और इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। टोटल अमाउंट देखो, जो टोटल अमाउंट 150 हो रहा है उसमें रघु का शेयर तो वही होगा ना जो रघु ने काम किया अपॉन टोटल जो काम हुआ इनटू टोटल पैसे जो मिल रहे हैं। तो रघु ने जो पोर्शन ऑफ वर्क किया वो 1/2 किया, टोटल पोर्शन कितना हुआ? 5/6 कंप्लीट हो गया, इंटू 150 रुपीज मिल रहे हैं उस काम के। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6/2 इंटू 5 इंटू 150। ये तो होता है 10, ये कट गया, तो ये आ गया आपका ₹90। तो अगर रघु को 90 रुपीज मिल रहे हैं तो रोहित को कितने मिल रहे होंगे? 60 रुपीज। तो रोहित मस्ट बी गेटिंग ₹60। और आप ध्यान से समझो एक चीज, ये बिल्कुल सही चीज भी है। रोहित 1/3 पोर्शन कर रहा है एक दिन में, यानी 33% ऑफ द टोटल वर्क इज बीइंग डन बाय रोहित इन 1 डे एंड रघु इज डूइंग 50% ऑफ द वर्क। तो ज्यादा काम एक्चुअली रघु कर रहा है। तो 150 अगर टोटल पैसे मिल रहे हैं तो ज्यादा पैसे इसमें से रघु को मिलने चाहिए, बिकॉज ही इज डूइंग मोर वर्क, इज मोर एफिशिएंट, इज मोर हार्ड वर्किंग। जबकि रोहित 1/3 ही कर रहा है, 33% ऑफ द टोटल वर्क इन 1 डे। तो रोहित इज डूइंग लेसर अमाउंट ऑफ वर्क, तो ही मस्ट बी गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15। तो कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, आई डोंट नो, जैसे a1 प्लस a2, टोटल n नेचुरल नंबर्स हैं। उसका जो एवरेज है अगर मैं n से डिवाइड कर दूं इनको तो वो 15 आ जाता है। वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में 30 ऐड कर दो। ठीक है सर, 30 ऐड कर दिया हमने। फिर 5 इज 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर। ओके, बाकी नंबर्स को कुछ नहीं करना है हमें, हमें लास्ट नंबर के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है। हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दी। क्या हमारे टोटल नंबर चेंज हुए? नहीं, हमारे नंबर तो उतने ही है, बस हमने थोड़ा 1 को 30 से ऐड कर दिया और लास्ट वाले को 5 से कम कर दिया, तो एन ही है। उसने बोला कि जो एवरेज है वो 17.5 हो गया। अब उसने पूछा है कि भाई ये बता दो कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। ठीक, बताते हैं सर अभी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं a1 प्लस a2 an, और 30 और -5 अलग करके उसको 25 कर देते हैं अपॉन n को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 17.5 n। अब मुझे बताओ क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो a1 प्लस a2 करते करते an की वैल्यू हो जाएगी 15n। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं 15n प्लस 25 इज इक्वल्स टू 17.5n, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 2.5n इज इक्वल्स टू 25, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 2.5 यानी 10। खत्म क्वेश्चन। 2-3 लाइन का सॉल्यूशन है। आपको वो जो कह रहा है वो करते जाओ। एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर पता नहीं कितने n मान लो, तो a1 a2 a3 an तक है, उसका एवरेज है n से डिवाइड किया 15 आ गया।
वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। सेकंड उसने बोला कि 30 फर्स्ट नंबर में ऐड कर दो, लास्ट नंबर में से 5 घटा दो। ठीक है, a1 प्लस 30 कर दिया, an माइनस 5 कर दिया, इनको ऐड कर दिया, अपॉन n किया, एवरेज 17.5 दिया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से कुछ वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल दो, वहां से n की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। यहाँ तो और सिंपल वे में आपको सोल्यूशन मिल जाए, बट इतना सिंपल भी नहीं करना, वहां पे आपको बताना है कि लेट द n नंबर्स बी a1 a2 a3 an as per the question we are adding 30 to the first number and subtracting 5 from the last number and hence the sum is this divided by n gives you 17.5। इस तरीके से आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये है पार्ट बी का पहला क्वेश्चन। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन अब बेसिकली 10 मार्क्स के आएंगे क्योंकि हम पार्ट बी में आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि सर कि स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। तो ये जो लेंथ है ये आपके पास 50 मीटर दे रखी है और 15 मीटर ये जो है ये वाइड है। ये जो इसकी विड्थ है ये आपको 15 मीटर दे रखी है। कह रहे हैं कि एक जगह पे वो शैलो है, तो ये आपका शैलो हो गया। उसकी जो डेप्थ है वो 3/2 यानी 1.5 मीटर इधर ये डेप्थ आ गई, और ये वाली जो डेप्थ है ये आपके पास 4.5 मीटर आ गई। अब वो कह रहे हैं कि जो बॉटम है ये यूनिफॉर्मली आपका स्लोप कर रहा है। आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल निकालना है इन लीटर्स। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा आपको मेथड निकालना है। ये वाला जो सरफेस है ये एक ट्रेपेजियम है। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम की यहाँ पे आपको 1.5 दे रखा है और यहाँ पे आपको 4.5 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 50 दे रखा है, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस लेंथ। बिकॉज ये लेंथ अगर 50 है तो ये लेंथ भी 50 है। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो सबने पढ़ा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 प्लस L2 इंटू h विच इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, पैरेलल साइड क्या हो गई 1.5 और 4.5, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इट्स 50। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 150 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी इस शेप है, ये ऐसे कुछ शेप है। अब इसको आप पीछे लेके जा रहे हो, बिल्कुल यूनिफॉर्मली लेके जा रहे हो, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो जो भी ये सरफेस एरिया है इसको अगर आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्यूब में भी ऐसे ही करते हैं, क्यूबॉइड में भी ऐसे ही करते हैं, सिलेंडर में भी ऐसे ही करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बेसिकली वैसे समझो कि आपका जो बेस एरिया है ये आपका पाई आर स्क्वायर है, और ये यूनिफॉर्मली आप खींच के ऊपर तक लेके जा रहे हो विच इज हाइट एच। आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। क्यूब में नीचे का एरिया ए स्क्वायर होता है, आप हाइट ऊपर ए है उससे ए क्यूब निकाल ले, तो क्यूबॉइड में नीचे का एरिया एल इंटू बी होता है, ऊपर हाइट आप एच ले गए उसको तो एल बी एच हो जाता है। ये फंडा तभी काम करता है जब आपका जो एरिया है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो रहा है। अगर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर नीचे से ऊपर तक जा रहा है तो आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा कोन है कि आपका नीचे तो पाई आर स्क्वायर है फिर ऊपर वो रिड्यूस होते जा रहा है, ये फॉर्मूला वहां पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लग रहा है? बिकॉज आपका जो ये एरिया है ऑफ ट्रेपेजियम ये बिल्कुल सेम है। आप कोई भी क्रॉस सेक्शन देख लो पूल का, उसमें इधर जो डेप्थ होगी और इधर जो डेप्थ होगी वो बिल्कुल एक ट्रेपेजियम और यही एरिया और डायमेंशन के साथ बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। तो इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पे जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस विड्थ आप करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइड मिल जाएगा। दिस इज अ ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम फटाफट से अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग, अज्यूमिंग कि जितना वॉल्यूम स्विमिंग पूल का है उतना ही पूरा का पूरा 100% पानी हम उसमें भर दिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पूल ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, विच इज विड्थ कितनी है? 15।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास 150 आ गया, इंटू 15 हम करेंगे तो 2250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है एक मीटर, सॉरी मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब में आपके कितने लीटर्स होते हैं? आई बिलीव 1000 लीटर्स होता है। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम, क्योंकि उन्होंने लीटर्स में पूछा है, तो 2250 मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो 2250, 1 2 3 इतना लीटर्स पानी का आपको स्विमिंग पूल में ऐड करना पड़ेगा। फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इतना शॉर्ट में तो नहीं लिखना है, बट जस्ट फॉर द सॉल्यूशंस। 20 सेकंड में एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, एंड इस सेमी सर्कल में कुछ एक शेडेड एरिया है। ठीक है, शेडेड रीजन आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको टोटल उसका एरिया दिया हुआ है। ओ आपका सेंटर है, एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ओ डी। ओ ई ओ डी के परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका 90 डिग्री है। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए बी। ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ये आप ऐसे बना सकते हो, ये 90 डिग्री। ठीक है, आपको पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन पी ओ क्यू आर। तो पी ओ क्यू आर देख लेते हैं क्या है। पी ओ क्यू आर, ओके, ये वाला एरिया है आपका। ठीक है, इफ ओ ई इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ ई की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। बोले तो जो रेडियस है आपको इस सेमी सर्कल का, वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं विच आर अनशेडेड, राइट। तो पहले जो अनशेडेड एरिया है उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें शेडेड एरिया दिया हुआ है और पूरा सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है। तो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं अनशेडेड एरिया निकाल दूं तो शेडेड एरिया जो हमें दिया हुआ है उसके बराबर कर देंगे, और अनशेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पहले निकालते हैं। देखो स्टेप्स हमें समझ आनी चाहिए, हमें अप्रोच कैसे करना है प्रॉब्लम। हमें पूरा सेमी सर्कल है, उसमें से अगर मैं शेडेड एरिया जो हमें 44 दिया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अनशेडेड आ जाएगा। तो पहला स्टेप हम ये करते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है 7, तो 7 × 7/2, एक 7 से कटा 11, तो आपके पास आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 77 माइनस शेडेड। शेडेड कितना है 44, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ चुका है। ठीक है, वो किसका एरिया है, ये दोनों ट्राइंगल का टुगेदर जो है, मैं वो लिख देता हूं, एरिया ओ ई पी सी आर डी क्यू बी। यहां तक ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये जो भी अनशेडेड है। ठीक है, हमें पी ओ क्यू आर स्पेसिफिकली निकालना है। तो देखो पी ओ क्यू आर एक ऐसा एरिया है जो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कौन कौन से दो ट्राइंगल? एक ओ ई डी ट्राइंगल और ओ सी ई ट्राइंगल। ओ सी क्या है, ये पी है, ये बी है, सॉरी, ओके, ओ सी बी ट्राइंगल। तो जो एरिया हमें जिसका निकालना है, एरिया पी ओ क्यू आर, बेसिकली दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन ट्राइंगल ओ ई डी एंड ट्राइंगल ओ सी बी। तो इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन एरिया है। ऑलराइट, तो अगर मैं, मुझे ये प्रॉपर टोटल अनशेडेड चाहिए एरिया, तो टोटल अनशेडेड एरिया, एक मैं आ रहा हूं उस पर, जो हमें निकालना है टोटल अनशेडेड एरिया, पहले मैं लिखता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। वो हो जाएगा आपका ट्राइंगल ई ओ डी या ओ ई डी लिख देते हैं। तो ट्राइंगल ओ ई डी आपका अनशेडेड है, प्लस ट्राइंगल ओ सी बी, ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, जो एरिया पी ओ क्यू आर है वो 2 बार आ चुका होगा अनशेडेड में, तो हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पी ओ क्यू आर का एरिया। पी ओ क्यू आर का एक बार एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये अनशेडेड एरिया है। अनशेडेड एरिया का हमें 33 पता है। ट्राइंगल ओ ई डी का क्या एरिया मैं निकाल सकता हूँ? ओ ई डी, अब ये 7 है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 7 है, ये भी रेडियस है, और ये एंगल 90 है। तो हमें पता है ना, एक ट्राइंगल जिसका ये 90 डिग्री है, ये 7 है, ये 7 है, एरिया हम हाफ वे साइड से निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं, हाफ
7 into 7 प्लस ट्राइंगल OCB OCB उसमें भी ये एंगल 90 है। ये आपका 7 दिया हुआ है, ये भी 7 दिया, बिकॉज दोनों रेडियस है, OCB रेडियस है, OB भी रेडियस है। ठीक है, तो इसका भी हाफ 7 into 7 आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ POQR हमारा बच जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 33, और 7 into 7 49 प्लस 49/2, तो 49 ही आ जाएगा ये, माइनस एरिया ऑफ POQR, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ POQR आपका कितना हो गया, 49 माइनस 33 हो जाएगा, यानी आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कुछ दो फिगर के बीच का कॉमन एरिया निकालना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों एरिया को ऐड करके कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल टू समथिंग करो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स ABCDE and F आर सिटिंग इन 2 rows of 3 ईच। D is not sitting at any end. B is second to the left of F. C is neighbor of D. A is neighbor of F. Both rows face each other. I think ये लाइन इसमें नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट कर देना। Who is sitting diagonally opposite to A? तो आपको 6 लोग को बिठाना है, और 2 रोज, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। दोनों रोज के लिए सेम लेफ्ट है, सेम राइट है। अगर ये अप फेस कर रहे होते ईच अदर को, तो आपका जो एक तरफ का जो लेफ्ट है वो दूसरी तरफ का राइट हो जाता। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बोला गया है कि रोज फेस ईच अदर, तो आपको एक रो का लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, तो दूसरे रो का राइट लेफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अपोजिट जब वो बैठेंगे तो वो लेफ्ट राइट एक्सचेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, फिर भी मैंने आपको बता दिया वो चीज। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डी इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड। तो डी एंड में नहीं है, तो डी या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। दूसरा केस बना लेते हैं, चलो। 1 2 3, 2 3, डी मैंने यहां बिठाया, या फिर मैं यहां बिठा सकता हूँ डी, सिंपल है। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बी और एफ जो है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ओके। और सी इज अ नेबर ऑफ डी, तो सी मतलब इस वाली रो में है या इस वाली रो में है, मतलब डी के साथ है। तो बी और एफ मुझे मिल गए, या तो यहां पे होगा और यहां पे होगा, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एंड सी इज अ नेबर ऑफ डी। ठीक है, या तो यहाँ पे ये बी और एफ, और सी इज अ नेबर ऑफ डी, ए इज अ नेबर ऑफ एफ, तो ए इज अ नेबर ऑफ एफ में तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और सी इज अ नेबर ऑफ डी, तो सी आप इधर बिठा सकते हो, इधर बिठा दिया। और नेबर ऑफ बचा क्या आपके पास, ABCD ई बचा, तो ई को आप यहाँ बिठा दो, यही बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, उसने बोला डी एंड में नहीं है, तो यानी डी सेंटर में है, तो हमने एक केस यहाँ ले लिया, बट मुझे पता नहीं रो 1 में है रो 2 में है, तो मैंने दूसरा केस बना लिया। ये केस 1 है मेरा, ये केस 2 है। ऑलराइट, अब बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो अब एक चीज नेक्स्ट लाइन में पता लग रहा है कि सी इज नेबर ऑफ डी, तो यानी सी और डी एक रो में है, तो बी और एफ दूसरी रो में होंगे। तो अगर डी हमने यहाँ बिठाया है, तो बी और एफ सेकंड रो में होंगे। अगर मैंने डी यहाँ बिठाया तो बी और एफ फर्स्ट रो में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी उसने बोला है लेफ्ट ऑफ एफ में है, तो एफ का लेफ्ट यहाँ हुआ, तो बी आ गया, इधर भी बी और एफ आ गया। और फिर उसने बोला है कि ए इज अ नेबर ऑफ एफ, तो यहाँ ए बिठा दिया हमने, ए आ गया, और ई को जो बची हुई जगह है वहां पे हमने बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट ऑफ ए। तो डायगोनली अपोजिट ऑफ ए, तो आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है। डायगोनल में देखो, फ्रंट बिल्कुल अपोजिट बोला होता तो डी आता, डायगोनल में बोला मतलब तिरछी डायरेक्शन में आपको देखना है, तो या तो ई होगा या सी होगा। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, इसमें भी डायगोनल में सी होगा या ई होगा, तो दोनों में से एक आंसर होगा। अब किस डायरेक्शन में देखना है डायगोनली वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आपको दोनों आंसर रिपोर्ट करने चाहिए कि इट कैन बी सी और ई, and so as in the question there is not sufficient information to infer in which direction A has to look, so either C or E is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, वो बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका A, दिस इज B, दिस इज C। ABAC 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। A cow is tethered to a point A by rope 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपका यहाँ से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप है, मैंने बना लिया। वो बोल रहे हैं कि जो रोप है एंड काउ बोथ आर नॉट अलाउड टू एंटर द ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी के अंदर नहीं आ सकते।
फाइंड द टोटल एरिया द काउ कैन ग्रेस। तो होगा क्या, आपका काउ जो है वो कुछ ये एरिया ग्रेस कर पाएगी, और साथ में यहाँ पे जब आ जाएगी तो यहाँ से एक सेक्टर ये बनेगा और एक सेक्टर यहाँ पे, तो ये एरिया आएगा एक, और दूसरा ये आपका सेक्टर वाला एरिया आएगा। इंटरनेट पे आप चेक करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है, काफ़ी जगह मैंने देखा है, पीपल हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स। अब देखो हो क्या रहा है, ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप है, तो यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब वो यहाँ पे आएगा तो अटक जाएगी रोप, एंड देन द रोप ओनली हैज 3 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटर मान के एक 3 सेंटीमीटर का आपके पास आर्क आ जाएगा, राइट। तो ये आपका 60 जो भी आएगा ये एंगल, अभी हम देख लेंगे कि कैसे आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो लेट्स से ये एंगल आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल आपके पास 75 आएगा, और ये वाला भी 75 है। ये अगर आपका एंगल 75 है तो ये वाला एंगल आपका 105 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 105 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 3 एरिया निकालने हैं, एक ये एरिया हो जाएगा पूरा सेक्टर का, सेकंड आपका ये वाला हो जाएगा, और थर्ड आपका ये वाला हो जाएगा। सेकंड और थर्ड बराबर ही होंगे, आपको बस फर्स्ट और सेकंड निकाल लेना है, और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1, सेक्टर एंगल कितना है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 330 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 330 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/12 इंटू 22/7 इंटू 169। ठीक है, तो 121 इंटू 169 अपॉन 6 इंटू 7, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड जो पार्ट है उस पे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 2 एंड 3, एरिया ऑफ सेक्टर 2 एंड, तो सेक्टर 2 का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका जो रेडियस होगा वो आपका 3 होगा, बिकॉज ये 10 है और 13 रोप है, तो वो 3 और कवर कर सकता है ना, यहाँ से जो रोप की जो लेंथ आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, और इंटू 2 कर दोगे बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड दोनों का एरिया आपका सेम है, तो 105 ऑन 360 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 2, तो 7 1 7 7 5 35, 15 1 15, 2 30, 4 60 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 12, 3 2 तो 33/2 आ जाएगा ये वाला एरिया, यानी 16.5 आ जाएगा। यह मीटर है, ठीक है, और इसमें हम इसको 9 ले लेते हैं, और इसमें 16.5 ऐड कर देते हैं, तो ये ओवरऑल आपका 503.4 आ जाएगा टोटल एरिया। तो जो टोटल एरिया आएगा, फर्स्ट एरिया 486.9 प्लस 16.5, तो अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 503.38 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। Okay, so next question is question number 25. Squares, each side 6 centimeter, are cut off from four corners of a sheet of tin measuring 42 by 30 सेंटीमीटर। तो आपका एक शीट है जिसकी जो डायमेंशन आपको दी हुई है वो है 42/30, तो ये हम लिख लेते हैं 42, और ये है आपका 30, और ये सब सेंटीमीटर में। The remaining portion of the tin sheet is made into an open box by folding up the flaps। तो बेसिकली कोनों से आपने 6/6 के आपने कटिंग करी है। जब आप ये कट लगा रहे हो तो उसके बाद जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इट विल बिकम अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी 42 माइनस
6 यहाँ से कम होगा, 6 यहाँ से कम होगा, तो 12 ओवरऑल कम हो जाएगा, तो यानी 30 सेंटीमीटर तो हो गई आपकी लेंथ। ब्रेड्थ सेम, 30 में से आप 6 उधर से कम करोगे, 6 नीचे से कम करोगे तो 12 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। और जो हाइट होगी, जो फोल्ड करके आप ऊपर लाओगे, तो उसकी जो लेंथ उसकी जो डायमेंशन होगी वो 6 हो जाएगी, तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम बताना है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम की बात हो रही है। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स कैसा बन गया, जिसकी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात हो रही है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम सबको पता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज 30, ब्रेड्थ की वैल्यू 18 है, और हाइट की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 540 इंटू 6, 3240 सेंटीमीटर क्यूब। आप जब यहां से इसको कट कर रहे हो ना, तो जो आपकी नेट डायमेंशन आ रही है वो समझो, देखो कैसे आएगी, ये बचेगा आपका, ये तो कट होके फोल्ड हो गया, ये कट होके फोल्ड हो गया, ये बचेगा, ठीक है? ये कट होके फोल्ड हो गया, ये कट होके फोल्ड हो गया, ये बचेगा, और ये बचेगा। यानी आप इसको यहाँ पे अगर ले आओ, और ये यहाँ पे ले आओ, तो ये आपका बॉक्स बन जाएगा बेसिकली, जिसकी लेंथ हो जाएगी 30, ब्रेड्थ हो जाएगी 18, और हाइट हो जाएगी 6। और आप L इंटू बी इंटू एच कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप अगले पेज पे देख सकते हो। जो हाइट है वो कट साइज हो जाती है, बेस ओरिजिनल -2 टाइम्स कट साइज हो जाता है। तो जो लेंथ है वो लेंथ -2 टाइम्स 6, ब्रेड्थ जो नहीं होगी वो हो जाएगी ओल्ड ब्रेड -2 टाइम्स 6। बस ये आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 1,80,000 रुपीज है, उसको आपने अभिषेक और तरन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपने अभिषेक को कुछ अमाउंट दिया है, तो लेट्स से अभिषेक को मैंने कितना अमाउंट दे दिया, P1 अमाउंट दे दिया, और तरन को मैंने कितना अमाउंट दे दिया, P2 अमाउंट दे दिया। ऑब्वियसली टोटल 1,80,000 है, तो P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब वो कह रहा है कि जो अमाउंट अभिषेक रिसीव कर रहा है इन 2 years इज इक्वल टू अमाउंट Taran receives in 3 years. If the interest is compounded annually at the rate of 5% per annum, तो आपको अभिषेक का शेयर बताना है, okay? अब वो कह रहे हैं कि अभिषेक का जो अमाउंट 2 साल के बाद है, तो वो निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ अभिषेक आफ्टर 2 years ऑफ कंपाउंडिंग। उसका फॉर्मूला होता है P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5/100 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ तरन है, कितने टाइम पीरियड के लिए उसने इन्वेस्ट किया, 3 years के लिए, आफ्टर 3 years वो आपका हो जाएगा P2 टाइम्स 1 प्लस 5/100 टू द पावर ऑफ 3। वो कह रहा है कि ये दोनों जो अमाउंट है वो आपके इक्वल है, तो आप इनको इक्वल कर दोगे। हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसमें अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर P। इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो देखो क्या आता है, P1 टाइम्स 1 प्लस 5/100 की पावर 2 इक्वल्स टू P2 टाइम्स 1 प्लस 5/100 की पावर 3। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, P1 इक्वल्स टू P2 इंटू 105/100, इसको 5 से काट दो, 21 20, तो यानी P1 इन टर्म्स ऑफ P2 आ गया आपके पास, 21 P2/20 इज इक्विवेलेंट टू P1। और हमें पता है कि P1 प्लस P2 की वैल्यू है 1,80,000, तो P1 की वैल्यू 21 P2/20 रख देते हैं, 20 एलसीएम ले लीजिए, तो 21 P2 प्लस 20 P2 इज इक्विवेलेंट टू 1,80,000। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 41 P2 इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 20, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,80,000 इंटू 20/41। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने अभिषेक का शेयर पूछा है, विच इज P1।
और हमने निकाला है P2। तो P1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? P1 की वैल्यू है आपकी 21 P2/20। तो 21/20 टाइम्स P2 विच इज़ 1,80,000 इंटू 20/41। 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 21 इंटू 180/41.12। देखो, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप यहीं तक छोड़ देना है इसको, यहीं पे ऐसे आंसर लिख के, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलेगी, आपके मार्क्स काफ़ी हद तक आपको मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो 92,195 इज द आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जैसे तो उसकी बुक्स हैं, हिस्ट्री की 96 बुक्स हैं, साइंस की 240 हैं और मैथमेटिक्स की 336 हैं। These books are to be arranged in the minimum number of stacks such that each stack contains books of only one subject and the number of books on each stack is the same। तो हमें इनको स्टैकिंग करनी है और हर सब्जेक्ट की जो बुक्स का स्टैक होगा वो अलग अलग होगा। मतलब अगर मैंने एक स्टैक बनाया, हिस्ट्री की बुक्स रहेंगी उसमें, फिर एक स्टैक बनाया उसमें साइंस की बुक्स रहेंगी, हम मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टैक। तो आप ये समझ गए हो कि स्टैक का हमें साइज निकालना है, तो उसका मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें 96, 240 और 336 का। वी विल हैव टू इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले हम 240 से 336 को डिवाइड करेंगे, तो 1 जा आ जाएगा 240, फिर 240, 48 आ गया, और ये 96 2 जा चला जाएगा। तो इसका मतलब 48 तो एचसीएफ आ गया 240 और 336 का। अब हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा 48 और 96 का, तो वो 2 जा। तो इसका मतलब जो एचसीएफ आ रहा है इन सब का वो है 48। इसका मतलब जो स्टैक साइज होगा, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टैक, तो इसका आंसर आपका 48 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आंसर इज 48। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स बुक्स। तो कितने स्टैक हमें चाहिए होंगे मैथमेटिक्स बुक्स को अरेंज करने के लिए? टोटल बुक्स हमारे पास 336 है, आपके पास 336 आ जाएगा। एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आपके पास आ जाएगा, बेसिकली 336 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स 336 हैं, एक स्टैक में 48 बुक्स आ रही है, हमें निकालने की कितने ऐसे स्टैक्स होंगे, तो 336 को 48 से डिवाइड कर देंगे हम। 8 6 जा 42, 6 1 जा 6 7 जा, तो यानी 7 स्टैक्स आपके मैथ्स के आ गए। एक काम करते हैं, हिस्ट्री और साइंस के स्टैक्स भी निकाल लेते हैं। हिस्ट्री की बुक्स 96 है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिस्ट्री निकाल लो, क्योंकि आगे यूज होगा वो सी पार्ट में। तो 96/48, यानी 2 स्टैक्स लगेंगे आपके हिस्ट्री की बुक्स के, और नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस, ये आपके पास बुक्स हैं 240 आई गेस, 240/48 करना पड़ेगा। तो 5 स्टैक्स आ जाएंगे आपके साइंस की बुक्स। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। If all stacks are arranged in a line side to side along the length of each book, and the length of each book of history, science and mathematics is 15, 18 and 20 centimeter, find the height of each stack। तो आई थिंक ये हाइट नहीं होगा, ये लेंथ पूछ रहा है टोटल, क्योंकि इसने लेंथ दी है। तो हमें हिस्ट्री की टोटल लेंथ निकालनी है, साइंस की निकालनी है और मैथमेटिक्स की। हिस्ट्री की 15 सेंटीमीटर दे रखा है एक बुक की, तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये बुक है, इसके ऊपर एक बुक और है, इसके ऊपर एक बुक और है, ऐसे ऐसे करके एक स्टैक बन गया आपका। ठीक है, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब इसकी जो लेंथ हमें दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ये तो एक स्टैक है। हमारे पास हिस्ट्री के कितने स्टैक्स है? 2 स्टैक है, तो एक स्टैक को और इसके बगल में लगा दिया हमने, तो ये भी 15 हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि टोटल लेंथ बताओ कि कितनी होगी हिस्ट्री की बुक्स की, तो टोटल लेंथ आपके पास 15 + 15 हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। हम सी पार्ट पे आ रहे हैं। अब उन्होंने साइंस के लिए भी पूछा है, साइंस के लिए 18 सेंटीमीटर लेंथ दी है बुक की,
तो लेंथ ऑफ ऑल स्टैक्स ऑफ साइंस बुक की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो 18 सेंटीमीटर तो एक स्टैक की लेंथ हो जाएगी। और ऐसे कितने स्टैक्स हैं हमारे साइंस के हमारे 5 हैं, तो इंटू 5 करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो 90 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ ऑल स्टैक्स ऑफ मैथ्स वो निकाल लेते हैं। तो मैथ की कितनी आ रही है स्टैक्स? 7 आ रहे हैं, और एक बुक मैथ की जो लेंथ है उसका 20 है, तो 7 इंटू 20 करना पड़ेगा हमें। 20 तो आपके पास एक की लेंथ आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 इंटू 7, यानी 140 सेंटीमीटर आपके पास मैथ्स की जो स्टैक्स हैं 7, उसका जो टोटल लेंथ है वो 140 है। अब डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री आपको दे रखी है 18 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर, एंड मैथ्स का पतली बुक है तो 2.5 मिलीमीटर। आपको हर एक स्टैक की जो हाइट है वो निकालनी है। तो बेसिकली एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, तो 48 इंटू 18 करोगे तो हिस्ट्री की आपको हाइट मिल जाएगी। 48 इंटू 22 करोगे तो इसकी मिल जाएगी। यहीं पे ही कर लेते हैं इसको। तो डी पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हाइट ऑफ हिस्ट्री बुक स्टैक, तो एक स्टैक में 48 बुक्स थी, और एक बुक की जो थिकनेस है, जो हाइट है, वो 18 mm है। तो 18 एट ज़ा कितना होता है? 144, 14, 18 4 72, 86, तो 864 mm आ जाएगा स्टैक का, स्टैक की हाइट। ठीक है, सेम आप मैथ्स के लिए कर सकते हो। मैथ्स के लिए आ जाएगा 48 इंटू 2.5, ये आपका मैथ्स का आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। और साइंस का आपका 48 इंटू 22 आ जाएगा। ये आपका साइंस की जो स्टैक की हाइट है वो है, आप देख सकते हैं 864 या 1056, और ये आपका आ जाता है 120। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन अच्छे से रेफर कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन में आपको इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सर्टेन मनी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से पढ़ो। आई थिंक उसके कुछ फॉर्मूलेज ही हैं, वो याद करने हैं बस। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से लगाते हैं। तो ये कह रहा है लेट से प्रिंसिपल आपका पी है, और आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उन्होंने बोला है कि सर्टेन मनी विद सिंपल इंटरेस्ट वो बन जाता है 54403 ईयर्स में। तो बेसिकली जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो पी प्लस एस आई होता है। तो अमाउंट आपको दे रखा है 5440, पी प्लस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100। टी कितना है? 3/100। ये तो आपकी फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में वो 6400 बन रहा है 5 ईयर्स में। तो 6400 बन रहा है वो 5 ईयर्स में, पी प्लस पी इंटू आर इंटू 5/100। यही इक्वेशन बनेगी आपकी। ये आपकी 3 ईयर्स की इक्वेशन हो गई। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, उसको 5440 के इक्वल किया, और ये वाला आपका 5 ईयर्स वाला फॉर्मूला लगाया। अब इसमें आपको क्या निकालना है? पी और आर की दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पी और आर निकल जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे देखो। तो पहली इक्वेशन को 5440 में पी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3r/100। और सेकेंड इक्वेशन है 6400, इसमें भी पी कॉमन आ जाएगा, 1 + 5r/100। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करो? उससे क्या होगा, पीपी कैंसिल हो जाएगा, बस आर में इक्वेशन बच जाएगी, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दो। सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका 6400/5440 आ जाएगा। यहाँ पे p इंटू 1 + 5r/100 आ जाएगा, और नीचे आपका p इंटू 1 + 3r/100 आ जाएगा। p से p कैंसिल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 20/17 आ गया आपका, और ये आ जाएगा आपका 100 + 5r/100 + 3r, और बाकी का जो डिनोमिनेटर दोनों में 100 100 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये आ जाएगा आपका 2000 प्लस 60R इक्वल्स टू 1700 प्लस 85R। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये बचेगा इधर 300 और इधर आएगा 25R। तो यहाँ से R की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 300/25। 25 अंदर 25, 50 आएगा 12। तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 12%। अब R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें सम भी बताना है और ये भी। तो यानी कोई भी एक इक्वेशन में आप R की वैल्यू डाल दो, वहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में हम R की वैल्यू डाल देते हैं। तो 6400 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 5R/100 था। तो यहाँ से आपका ये 6400 हो जाएगा, ये P इंटू 100 प्लस 60 160/100 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो P की जो वैल्यू है वो आपकी 6400 टाइम्स 10/16 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ₹4000। देखो इस क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन हैवी है, इक्वेशन बनानी है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो और इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो देखो इजी हो जाते हैं, वो तो आपके सॉल्व होने चाहिए। तो हमने पहली इक्वेशन अमाउंट की बनाई, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस उसमें हमने R की वैल्यू और P की वैल्यू वही रख दी और टाइम की वैल्यू 3 और 5 के साथ रिप्लेस कर दी, दो इक्वेशन बना दी और दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा P कैंसिल हो गया और R की वैल्यू सॉल्व करने पे 12 आ गई। और फिर किसी भी इक्वेशन में आप R की वैल्यू 12 रख दो, आपको P की वैल्यू 4000 मिल जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको x में, x की वैल्यू निकाल के आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन में रखना है, y की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सो दैट कोई दिक्कत ना हो अपने को। ऐसे केस में क्या करते हैं, 10 15 और 6 इन सब का एलसीएम जो होता है वो दोनों तरफ ले लेते हैं। तो 15 6 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, तो 30 लिख देंगे इधर। तो 3 था, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2x। और यहाँ पे भी हम 30 बनाएंगे इसको, तो ऊपर 5 टाइम्स x माइनस 2। तो 30 30 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। तो 6x प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 10। तो 6x प्लस 4x कितना हो गया, 10x माइनस 5x, आपका 5x बचा। इधर 3 माइनस 6 माइनस 3 और उधर जाएगा तो प्लस थ्री माइनस 10 तो -7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -7/5। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी जो इक्वेशन है उसमें डाल देनी है x की वैल्यू। तो 2/x यानी -7/5 प्लस 5/y इक्वल्स टू 5। अब देखो 5 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, कैंसिल कर दिया। तो -2/7 प्लस 1/y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस 2/7 आ जाएगा। 7 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 7 प्लस 2 1/y आ गया। तो यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 7/y। तो इस तरीके से आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, आई डोंट थिंक इसमें हमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। बस आप देख लीजिए कैसे हमने इसको अप्रोच किया है और x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल ली। आपका सॉल्यूशन है, यू कैन गो थ्रू हियर ऑल्सो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं। The following pie chart represent the amount spent on different sports by school administration in a calendar year. If the money spent on the football is rupees 9,000, answer the following question. What is the total amount spent on the sports? मतलब ओवरऑल आपको पूछा गया है कि स्पोर्ट्स में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स वो आपका एक्स है। ठीक है, तो आपका फुटबॉल का जो एंगल दिया है वो 45 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो फुटबॉल का टोटल अगर खर्चा हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल खर्चा इज इक्वल टू कितना है 9,000। इसी तरीके से निकाल देना, एक्स हमारा टोटल अमाउंट स्पेंड हो गया और हमें 45 डिग्री पता है और ओवरऑल 360 डिग्री है, तो 45 अपॉन 360 में फ्रैक्शन मिल गया ऑफ फुटबॉल। ठीक है,
उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9000 से इक्वेट करेंगे। तो 45 वन द 45 और 45 8 ज़ा आता है शायद ये। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9000 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज 72,000 रुपीज। यानी सारे स्पोर्ट्स में टोटल जो क्यूमुलेटिव खर्चा हुआ है वो आपका 72,000 रुपीज हुआ है। वो कह रहा है हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल। फुटबॉल का तो हमें पता है, हॉकी का निकाल लेते हैं। हॉकी का 100 डिग्री है, तो हमने बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हॉकी का खर्चा निकाल रहे हैं। तो हॉकी का खर्चा हो जाएगा आपका 100 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल खर्चा 72,000। तो एक जीरो से आपका ये एक जीरो खत्म, 36 टू ज़ा ये 2000 आ गया, 2000 इंटू 10 आपका 20,000 आ गया। तो 20,000 रुपीज आपका हॉकी में खर्चा हुआ है और फुटबॉल में आपका 9,000 खर्चा हुआ है। और वो पूछ रहा है कि हॉकी में कितना ज्यादा खर्चा हुआ है फुटबॉल से, तो 20,000 माइनस 9,000 आप करोगे तो आप बोलोगे कि 11,000 रुपीज इज स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन हॉकी। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। क्रिकेट का हमें एंगल निकालना पड़ेगा। क्रिकेट का एंगल दे रखा है क्या? 160 डिग्री। ओके, और इजी है, तो बस सिंपल सा आपको फ्रैक्शन लिखना है क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट का है आपका 160 अपॉन 360 इंटू टोटल जो भी अमाउंट स्पेंड हो रहा है विच इज 72,000। तो 1010, तो ये आपका 2000 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 32,000 रुपीज। थोड़ी स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ेंगी, सिंपल डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखने से मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा अप्रोच और क्या फॉर्मूला यूज हो रहे हैं इस पूरे वीडियो में यही बताने का मेरा उद्देश्य है। और देखो क्वेश्चन पेपर अभी आरएमसी का थोड़ा हल्का हो गया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप 2023 2024 से पहले के बेसिकली पेपर आप देखोगे, दो तीन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए हैं। मतलब 8 9 10th के बच्चे भी वो सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो 7th क्लास के बच्चे हो जो प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर अ क्लास 11 स्टूडेंट टू सॉल्व दोस पेपर। दो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट आए हैं। ठीक है, तो अब नहीं आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन, दैट्स अ गुड थिंग। तो आप अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन से भी क्रैक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में चीजें समझ आई होंगी। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इजीली आप कर पा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से 2024 के भी दोनों पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ में ही मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके जून में जो पेपर आने वाला है 2026 में, उसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।